हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशो इजी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम इमाइल दुर्कहाइम का सेकंड टॉपिक डिवीज़न ऑफ लेबर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको दुर्कहाइम पे इंट्रोडक्टरी लेक्चर बना के दे दिया है और सोशल फैक्ट की थ्योरी भी पढ़ा दी है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना। इंट्रोडक्शन का लेक्चर आपके लिए इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इमाइल दुर्कहाइम ने अभी तक जितने भी कीवर्ड्स यूज़ किए हैं अपनी सोशल फैक्ट की थ्योरी में, डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी में, आगे आप सुसाइड की थ्योरी पढ़ोगे, रिलीजन एंड सोसाइटी की थ्योरी पढ़ोगे, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं, जो दुर्कहाइम ने कीवर्ड्स दिए हैं, उसको मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही डिस्कस कर दिया है। तो प्लीज़ एक बार देख लेना, क्योंकि अगर आप थिंकर्स के दिए हुए कीवर्ड्स या उनकी लैंग्वेज समझते हो तो आगे उनकी थ्योरी को पढ़ना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक बार ये लेक्चर्स भी देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी। डिवीज़न ऑफ लेबर की थ्योरी इमाइल दुर्कहाइम ने डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 नाम के वर्क में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये वर्क हमें याद रखना है। अब डिवीज़न ऑफ लेबर की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। ओके, दुर्कहाइम क्या कह रहे हैं कि जब भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी आती है, जैसे हमारी आज की सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, यूएस, चाइना, जापान, रशिया, अगर आप जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड देखो तो इट इज़ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आज की आज की जो दुनिया है, इट इज़ एन इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल बेस्ड सोसाइटी। दुर्कहाइम कहते हैं कि जब भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी आती है तो यहाँ पे जो टास्क होता है, या फिर आप कह सकते हो वर्क, या फिर जो ऑक्यूपेशन होता है, उसका स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, वो और ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाती है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है कि वर्क स्किल बेस्ड हो जाता है। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो वर्क है, टास्क जो परफॉर्म किए जा रहे हैं, ऑक्यूपेशंस जो लोग अपना अपना जो काम कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन जो है उनका, दैट इज़ जनरली स्किल बेस्ड। ठीक है, स्किल बेस्ड है, जिसकी जैसी स्किल होती है वो उस तरीके का काम करता है। जनरली आप ऐसे कह सकते हो कि जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है वो उतना ही काम कर रहा है। ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एंशियंट सोसाइटीज़ होती थी, है ना, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले जो एंशियंट सोसाइटी होती थी, ठीक है, जनरली वहाँ पे जो टास्क या जो वर्क या ऑक्यूपेशन होता था वो काफ़ी सिंपल होता था। ठीक है, वो काफ़ी सिंपल होता था। सोसाइटी में टास्क या वर्क करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैलेंटेड या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती थी एंशियंट सोसाइटी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी लो होती थी, है ना। आज की सोसाइटीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पुरानी सोसाइटीज़ में पॉपुलेशन लो होती थी। इस पॉपुलेशन के लो होने की वजह से क्या होता था, जनरली जो नीड्स थे ना सोसाइटी के, वो भी काफ़ी लो हुआ करते थे। इतनी ज़्यादा डिमांड्स नहीं थी। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा डिमांड्स नहीं थी तो ऑक्यूपेशन और टास्क जो थे वो भी इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो उसके लिए एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज के टाइम पे जिस लेवल की एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है वो एंशियंट टाइम में नहीं थी। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इतना आप समझ गए। एक और चीज़ थी एंशियंट टाइम में कि एक ही पर्सन कई तरीके के काम कर सकता था। जैसे एक ही पर्सन को फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी आती थी, एक ही पर्सन जो है वो टीच भी कर सकता था, और उसे मेडिसिन्स की भी नॉलेज होती थी जो छोटे मोटे ट्रीटमेंट या डिजीज़ को ठीक कर सकती थी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कैसे एंशियंट टाइम में वर्क लाइफ या जो टास्क था काफ़ी सिंपल था। एक ही पर्सन 3-4 तरीके के काम कर सकता था। लेकिन क्या आज की मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने आसपास देखो सोसाइटी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, सोशियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है।
आपके आसपास पूरी सोसाइटी है, आप इसे ऑब्ज़र्व करके पढ़ सकते हो। आज की मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखो, जनरली जो टास्क है, जनरली जो वर्क या ऑक्यूपेशन है, वो स्किल बेस्ड है। अगर मैं सिर्फ टीचिंग करना जानती हूँ तो मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। फिर मैं फार्मिंग नहीं जान सकती, मैं एक डॉक्टर नहीं बन सकती अच्छी, उसके लिए दो लोग और बैठे हैं, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है, जो कार को मैन्युफैक्चर करती है। आज की मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मान लो एक कोई फैक्ट्री है जो कार को मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, कार को बना रही है। तो मुझे बताओ, जो ये कार का मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्रोसेस है, क्या वो एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल का काम है? नहीं। ये जो टास्क है, इसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी एक्सपर्ट टीम की ज़रूरत पड़ती है ना। कुछ कुछ टीम तो उस कार के पार्ट्स बनाएगी, है ना, कुछ टीम उस कार के पार्ट्स बनाएगी, कुछ उसको पेंट करने की ज़िम्मेदारी लेगी, कुछ उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखेगी, है ना, और कुछ टीम जो है उस कार के पार्ट्स को असेंबल करेगी, है ना, असेंबल करेगी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, एक ही चीज़ के लिए, ठीक है, एक कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए इतने अलग अलग एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज की जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैसी है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? एंशिएंट टाइम की तरह सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि आज के टाइम की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से नीड्स ज़्यादा है, और नीड्स ज़्यादा होने की वजह से डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से टास्क का स्पेशलाइजेशन हो चुका है। टास्क जनरली बट गए हैं अलग अलग ग्रुप में। इसी को हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर या टास्क का डिवाइड हो जाना या उसका बट जाना, स्पेशलाइजेशन हो जाना ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, ठीक है। तो एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, मेरा काम है एकदम आपको समझा देना, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हॉस्पिटल का, ठीक है। हॉस्पिटल में क्या होता है, अगर आप हॉस्पिटल एज एन ऑर्गेनाइजेशन देखो, वहाँ पे क्या होती है? नर्सेस भी होती हैं, कंपाउंडर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। अब आप देखो, डॉक्टर्स जो हैं, तो डॉक्टर्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज है। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई लीवर की ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है, कोई न्यूरो सर्जन्स हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप कि डॉक्टर जो है, एक ही डॉक्टर से अब काम नहीं चलता कि पुराने टाइम के जो वैद्य होते थे वो जनरली सभी को ठीक कर देते थे, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों में बीमारियां बढ़ी, अलग अलग प्रॉब्लम्स आई, सोसाइटी की अलग अलग नीड्स हुई कि अब हमें हमारी जो अलग अलग डिजीज़ेज है उसकी ट्रीटमेंट चाहिए। तो डॉक्टर्स का जो टास्क था ट्रीटमेंट का, वो भी काफ़ी स्पेशलाइज हो गया कि ये हार्ट स्पेशलिस्ट बन गए, लिवर स्पेशलिस्ट बने, कैंसर स्पेशलिस्ट बने। तो समझ रहे हो, एग्जाम्पल से आपको समझ आ रहा है, डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो डर्खाइम कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर क्या है? ये एक सोशल फिनोमेना है, ठीक है। डर्खाइम देखो ऐसे थिंकर हैं जो हर चीज़ को, हर इवेंट को सोसाइटी से जोड़ देते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है ना, ये एक सोशल फिनोमेना है। मतलब इनका कहना है कि सोसाइटी में चेंज आने की वजह से डिवीज़न ऑफ लेबर में चेंज आता है। देखो, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया कि एंशिएंट सोसाइटी थी, वहाँ पे जो टास्क थे वो काफ़ी सिंपल हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही सोसाइटी में चेंज आया, पॉपुलेशन बढ़ी, नीड्स बढ़ी, ठीक है, डिमांड्स बढ़ गए, है ना, तो डिवीज़न ऑफ लेबर भी चेंज हो गया। तो इसका मतलब समझ आया कि डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ ए सोशल फिनोमेना। कैसे है डिवीज़न ऑफ लेबर एक सोशल फिनोमेना? क्योंकि जब सोसाइटी के लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं तो डिवीज़न ऑफ लेबर में भी चेंजेस आ रहे हैं, या डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो स्पेशलाइज होती जा रही है ना, एक्सपर्टीज़ बढ़ती जा रही है। क्लियर? नाउ
डर्कहाइम क्या कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर का सोशल फंक्शन है। सोशल फंक्शन का क्या मतलब, मैंने आपको क्या बताया था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कि डर्कहाइम कैसे थिंकर है, ही इज़ अ फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है इनका सोसाइटी को लेके। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है जितने भी, चाहे डिवीज़न ऑफ लेबर ही क्यों ना हो, ठीक है, इनका कहना है कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन सोसाइटी, दे डू नॉट हैव एनी नेगेटिव रोल फॉर द सोसाइटी। जैसे कि मार्क्स ने कहा था कि ये जो वर्क है ये तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट करता है, लेकिन इमाइल दुर्कहाइम क्या कहते हैं कि ये जो टास्क है या जो डिवीज़न ऑफ लेबर है सोसाइटी में, इसका सोशल फंक्शन है, इसका एक पॉजिटिव रोल है, ठीक है, इसका एक पॉजिटिव रोल है। और वो पॉजिटिव रोल क्या है, इट लीड्स टू सोशल सॉलिडेरिटी। ये समाज में क्या लाता है, सॉलिडेरिटी या फिर यूनिटी। क्या लाता है, सॉलिडेरिटी या फिर यूनिटी। कैसे, देखो आज की जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है यहाँ पे अलग अलग ऑक्यूपेशंस है, बता दिया मैंने आपको कि एक इंसान फार्मर है, एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक ब्यूरोक्रेट है, ठीक है। अब एक ही टास्क, एक ही टास्क को एक ही इंसान परफॉर्म नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एक्सपर्टीज़ बन चुकी है। तो मुझे बताओ, क्या इस फार्मर को जब अपने बच्चों को पढ़ाना होगा तो क्या वो टीचर के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जब फार्मर बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा। जब फार्मर को हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, तो किसके पास जाएगा, ब्यूरोक्रेसी के पास जाएगा कि हमारे लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ कि हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हो सके, समझ रहे हो। जब इस टीचर को ज़रूरत पड़ेगी, इसको जब भूख लगेगी तो इसे अनाज देने वाला कौन होगा, फार्मर होगा। जब ये टीचर बीमार पड़ेगा तो ये डॉक्टर के पास जाएगा। इसी तरीके से डॉक्टर्स को भी इन सब की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेट को भी इन सब की ज़रूरत है, एक दूसरे की ज़रूरत है। तो इससे क्या हो रहा है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। समझ रहे हो, हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इसे क्या कहा जाता है, इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है। और इसी इंटरडिपेंडेंसी की वजह से डर्कहाइम कहते हैं कि हमारे बीच क्या है, यूनिटी है या फिर सॉलिडेरिटी है, क्योंकि हम सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। इसी वजह से हमारे बीच क्या है, यूनिटी है। अगर हम मिलजुल के नहीं रहेंगे तो फिर हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक दूसरे के काम कैसे आएंगे, ठीक है। तो समझ आया, डिवीज़न ऑफ लेबर सोशल सॉलिडेरिटी कैसे जनरेट कर रहा है, डिवीज़न ऑफ लेबर, क्योंकि हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट बना रहा है। हमारे जो टास्क हैं क्योंकि वो काफ़ी स्पेशलाइज हैं, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हमें किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस इंटरडिपेंडेंसी की वजह से हमारे बीच एक यूनिटी होगी, है ना, क्योंकि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया हो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, एक एक वर्ड समझ आ गया हो, सोशल फिनोमेना कैसे समझ आ गया हो, सोशल फंक्शन कैसे समझ आ गया हो, और सोशल सॉलिडेरिटी कैसे जनरेट होती है ये भी समझ आ गया हो। क्योंकि इतना डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, तभी जाके जब आप अपनी किताबों में पढ़ोगे या अदर नोट्स को पढ़ोगे तब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो इतना डिस्कशन जो है वो मस्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। डर्कहाइम कहते हैं कि अगर आपको डिवीज़न ऑफ लेबर को समझना है ना, तो आपको 3 सोशल फैक्टर्स या फिर 3 सोशल फिनोमेना को समझना पड़ेगा, ठीक है। डायनेमिक डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी एंड मोरल डेंसिटी। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिवीज़न ऑफ लेबर के स्पेशलाइज होने के कारण क्या है, एक है पॉपुलेशन, ठीक है, फिर है नीड्स, ठीक है, और फिर होते हैं डिमांड्स, ठीक है। तो इसी वजह से डिवीज़न ऑफ लेबर में चेंजेस आते हैं। इसी को डर्कहाइम ने अपनी लैंग्वेज में क्या कह दिया, डायनेमिक डेंसिटी, मटेरियल डेंसिटी एंड मोरल डेंसिटी। तो ये वर्ड्स दिखने में ऐसे डिफ़िकल्ट हो सकते हैं पर ये समझने में आसान होंगे। तो एक एक करके इसको समझते हैं, ठीक है।
देखो डायनेमिक डेंसिटी का क्या मतलब है। देखो डायनेमिक डेंसिटी को समझने के लिए हमें सिर्फ एक ही वर्ड समझना है, इंटरैक्शंस। ठीक है, इंटरैक्शंस। डर्कहाइम कहते हैं कि डायनेमिक डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि सोसाइटी में इंटरैक्शंस किस लेवल पे हो रही है, उस इंटरैक्शन की इंटेंसिटी कैसी है। या तो इंटरैक्शंस काफ़ी हाई लेवल पे हो रही है या फिर इंटरैक्शंस लो लेवल पे हो रही है। अब आप मुझे बताओ कि ट्रेडिशनल सोसाइटी जो होती थी, एंशियंट सोसाइटी या ट्रेडिशनल सोसाइटी जो होती थी, वहाँ पे जो लोगों के बीच में इंटरेक्शंस होंगी वो लो होंगी या हाई होंगी। ऑब्वियसली वो इंटरेक्शंस काफ़ी लो होती थी क्योंकि पॉपुलेशन जो था वो काफ़ी कम था, पॉपुलेशन भी काफ़ी कम था। तो कम लोग होंगे तो कम इंटरेक्शंस होंगी ना, कम इंटरेक्शंस होंगी, कम मिलना जुलना होगा, कम आइडियाज़ बनेंगे, कम कम आइडियाज़ जनरेट होंगे, है ना। तो ये सब कुछ लो लेवल पे रहेगा। इंटेंसिटी जो है इंटरेक्शन की वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में लो रहेगी। लेकिन durkheim कहते हैं कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता है इंटरेक्शंस भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता है इंटरेक्शंस भी बढ़ती है। जैसे कि हमारी आज की इंडस्ट्रियल सोसाइटी है या आज की जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन हाई है ना, तो यहाँ पे इंटरेक्शंस भी बढ़ेंगी, इंटरेक्शंस भी हाई होगी। एग्जाम्पल देख लो, अगर आप मान लो किसी अर्बन एरिया में रहते हो, है ना, अर्बन एरिया में रहते हो। अर्बन एरिया कैसा होता है, जनरली क्राउडेड होता है ना। आप मान लो किसी अपार्टमेंट में रहते हो, उसके ऊपर भी 3 फ्लोर है, आसपास इतने लोग हैं, आप पार्क में चले जाओ तो इतने लोग हैं, आप सोसाइटी में ज़रा सी भी गैदरिंग करो इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो इंटरेक्शंस भी बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, जब इंटरेक्शन बढ़ने लगी तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बननी शुरू हो गई, है ना। सोसाइटी कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी की तरह वो सिंपल ना रह के कैसी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि जैसे ही इंटरेक्शंस बढ़ती है, तो मैंने आपको क्या बताया कि नीड्स बढ़ेगी, है ना, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी तो नीड्स भी बढ़ी, है ना, नीड्स भी बढ़ी। अब नीड्स होने की वजह से क्या होगा, सोसाइटी सिंपल ना हो के कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जनरली सोसाइटी में एक क्योस आ जाता है। ठीक है, कि अब सोसाइटी को चलाने के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिए, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चाहिए, है ना, एक आपको रिलीजियस स्ट्रक्चर चाहिए। तो आप रिलीजन में भी देखो तो काफ़ी ज़्यादा कल्ट और सेक्ट का भी इवोल्यूशन हो चुका है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखो तो इसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, गिग इकोनॉमी, कितनी चीज़ें हैं इसी इंस्टीट्यूशन के अंदर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो सेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ना, लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो आप देख रहे हो सोसाइटी कैसे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है ना। ओके, समझ गए आप इसका मतलब। और टास्क भी स्पेशलाइज होता जा रहा है। तो मैं बार बार बता रही हूँ कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी नीड्स बढ़ेगी, नीड्स बढ़ेगी तो काम जो है वो और ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाएगा, वर्क और ज़्यादा कैसा हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको डायनेमिक डेंसिटी समझ आ गई हो। इंट्रैक्शंस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन इसमें आ जाता है। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है इंट्रैक्शंस भी बढ़ती है और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जनरेट होती है। ठीक है, और टास्क का स्पेशलाइजेशन हो जाता है क्योंकि नीड्स बढ़ गई। अब डॉक्टर्स भी 10 तरीके के डॉक्टर्स चाहिए आपको। ठीक है ना, तो समझ गए आप, मैं एग्जांपल देके आपको बता चुकी हूँ। तो यही है डायनेमिक डेंसिटी। एक ही वर्ड याद रखना है आपको, क्या, इंटरेक्शंस। ठीक है, इंटरेक्शंस। तो सीधी सी बात है, पॉपुलेशन लो होगी तो इंटरेक्शंस कम होंगी, ज़्यादा होगी तो इंटरेक्शंस ज़्यादा होंगी। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट कीवर्ड देखते हैं, मटेरियल डेंसिटी। डर्कहाइम ने क्या कहा कि मटेरियल डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि एक जोग्राफिकल स्पेस है। ठीक है, मान लो ये कोई स्पेस है, कोई जोग्राफी है, कोई टेरिटरी है, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, ओके, देखते समझते हैं। मान लो ये जो है आपका
ट्रेडिशनल सोसाइटी है और ये आपकी मॉडर्न सोसाइटी है। ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, मान लो ये कोई गांव है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कैसी थी, कम थी। तो यहाँ पे एक इंसान यहाँ था, एक फैमिली यहाँ थी, एक फैमिली यहाँ थी, एक फैमिली यहाँ थी। तो आप देख रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन कैसा है, काफ़ी लो है। तो क्या यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि लोग ही कम हैं, है ना। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी देखो, यहाँ पे अगर आप शहरों को देखो तो कितनी ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, आपकी सिटीज़ कितनी ज़्यादा क्राउडेड होती है ना। यहाँ पे भी मकान है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस तरीके से लोग जो हैं, है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने ज़्यादा लोग होते हैं, है ना, कम से कम 1000 से होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि इससे क्या होगी, इंटरेक्शन जो है काफ़ी हाई होने लगेगी। आप जितना क्लोज एक दूसरे के रहोगे, इंटरेक्शंस उतनी ही ज़्यादा होने लगेगी, ठीक है। तो डर्कहाइम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मटेरियल डेंसिटी बढ़ती है, मटेरियल डेंसिटी का क्या मतलब कि जैसे ही एक जोग्राफिकल स्पेस में पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब रहने लगती है, तो इससे इंटरेक्शंस भी बढ़ेगी, है ना। आसपास रहोगे तो इंटरेक्शंस बढ़ेगी, फ्रीक्वेंटली होने लगेगी इंटरेक्शंस। इस फ्रीक्वेंट इंटरेक्शंस की होने की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइज हो जाएगा, है ना। जो वर्क है वो और ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये एक अर्बन एरिया है, यहाँ पे लोग एकदम पास पास रह रहे हैं, ठीक है। तो पास पास रह रहे हैं तो इंटरेक्शंस बढ़ रही है, इंटरेक्शंस बढ़ रही है तो मैंने आपको बताया नीड्स बढ़ रही है। अब नीड्स बढ़ रही है तो फिर डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, साफ़ सफाई के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस अर्बन एरिया को रेगुलेट करने के लिए पुलिस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है ना। इसकी डेवलपमेंट करने के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी या उनकी पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या एक ट्रेडिशनल सोसाइटी जो एक जनरली विलेज सिस्टम होता था, वहाँ पे जब लोग, ये जो जोग्राफिकल स्पेस में पॉपुलेशन काफ़ी कम होती थी, तो क्या डिवीज़न ऑफ लेबर का स्पेशलाइज होना ज़रूरी था? नहीं था। उस समय वर्क काफ़ी सिंपल था, है ना। तो आप समझ गए कि डिवीज़न ऑफ लेबर कैसे स्पेशलाइज हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता चला कि क्योंकि डर्कहाइम ने कहा था कि इससे क्या जनरेट होती है, यूनिटी जनरेट होती है ना, कि मटेरियल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इस जोग्राफिकल स्पेस में पॉपुलेशन जितना ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, उतनी ही ज़्यादा सोसाइटी में इंटीग्रिटी या यूनिटी बढ़ेगी। रिकॉल करो मैंने आपको क्या कहा था कि जितने ज़्यादा लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इंटरडिपेंडेंस होगी। हम एक दूसरे पे रिलाई करेंगे, एक दूसरे की हेल्प के लिए। तो इससे क्या होगा, वी विल बी इंटीग्रेटेड इन सोसाइटी और वी विल शेयर अ रिलेशन ऑफ यूनिटी इन सोसाइटी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोरल डेंसिटी। मोरल डेंसिटी का क्या मतलब होता है, बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस हम कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो है वो शेयर करेंगे आपस में, क्योंकि अब हम इस जगह पे रह रहे हैं, इस सोसाइटी में रह रहे हैं, और हम जो है एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से हमारे बीच में कुछ वैल्यूज़ और नॉर्म्स भी जनरेट होगी, जिसको हम शेयर करेंगे, ठीक है। इस इंटरेक्शंस की वजह से हमारे बीच में जो इंटरेक्शंस या जो इंटरडिपेंडेंस है, उसकी वजह से हमारे बीच में कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज़ जनरेट होंगे, और वो हमारे शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे कि कहते हैं कि ये मान लो ये कोई सोसाइटी है, इसके कुछ रूल्स हैं जो मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये कुछ रूल्स मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी भी अपार्टमेंट्स में चले जाओ, किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, या किसी भी कंट्री में चले जाओ, उस सोसाइटी में क्या होता है, कुछ रूल्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये क्यों क्यों जनरेट होते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहना है, तभी तो हमारी सोसाइटी में इंटीग्रेशन होगा, हम एक दूसरे के साथ मिल के यूनाइटेड रहेंगे। तो इंटरडिपेंडेंस की वजह से नॉर्म्स और वैल्यूज़ हम शेयर करेंगे आपस में, सोसाइटी के उस कुछ रूल्स को हम फॉलो करेंगे। इसे ही क्या कहा गया है, मोरल डेंसिटी। मोरल से क्या याद रखोगे, रूल्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। मटेरियल से क्या याद रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो
और डायनेमिक डेंसिटी से क्या याद रखोगे? इंटरैक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों कीवर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि डर्कहाइम की डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी में आपको यही लिखना है। ठीक है, तो देखो मैं ना ये वाला लेक्चर जो है ना डिवीजन ऑफ लेबर का, ये आप समझो अभी मैंने पार्ट 1 करवाया, पार्ट 2 मैं जल्दी लेकर आती हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये 23-25 मिनट्स की का लेक्चर बना है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, नोट्स में लिख लेना। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, फीडबैक देना, और मैं आपको जल्दी पार्ट 2 करवाती हूँ, और डिवीज़न ऑफ लेबर जो है उसकी भी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, और हम PYQ डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। देखो मैं अपने हर लेक्चर के लास्ट में कोशिश करती हूँ कि PYQ डिस्कस करें। इससे क्या होता है ना कि जो भी UPSC ने अभी तक पूछा है और जो भी मैंने पढ़ाया तो आप रिलेट कर पाओ, है ना, इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी रेडी फॉर पार्ट 2। ओके, थैंक यू।